हाय फ्रेंड्स। इंडियन नेशनल मूवमेंट की सीरीज में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स इन इंडिया। रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स तीन फेजेस में हुए थे। पहला फेज 1909 तक चला, मोर और लेस, या बोल सकते हैं वर्ल्ड वॉर की शुरुआत से पहले तक रहा। दूसरा फेज वर्ल्ड वॉर के वक्त में इनिशिएट होता है, और तीसरा फेज होता है जिसमें भगत सिंह और सुखू मास्टर द सूर्या सिंह उनका दौर है। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले वो है फर्स्ट फेज ऑफ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स इन इंडिया। रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स ऐसा समझिए कि तीन अलग अलग प्रोविंसेस में अलग अलग भी काम कर रहे थे और एक साथ भी काम कर रहे थे। तो हम लोग, हमारा जो सबसे बड़ा आज का चैलेंज होगा वो इन तीनों अलग अलग को एक साथ जोड़कर पढ़ना है कि कैसे ये तीनों अलग अलग वक्तों में काम चल रहा था और एक साथ किस तरह एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। हमारा मेन टारगेट यही है। फिर से रिमाइंडर करा दूं कि ये क्रैश कोर्स है, तो हम लोग इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाने वाले हैं। फिर भी मैं इतनी कोशिश करूंगा कि आपका प्रीलिम्स के साथ साथ कुछ पोर्शन मेंस का भी इसमें कवर हो जाए। आगे जाकर देखा जाएगा कि मेंस के लिए हम कुछ और वीडियोस बना सकते हैं या नहीं, क्योंकि मेंस जो है वो काफी डिटेल वीडियोस बनने वाले हैं। और वो करने गया तो मैं फिर टाइमली आपको इंडियन नेशनल ओपन कंप्लीट नहीं करा। तो बहरहाल अभी लौटते हैं हम टॉपिक पे, बंगाल, बॉम्बे और पंजाब। अगर हम बात करें कि रेवोल्यूशनरी मूवमेंट शुरुआत अचानक से कैसे हो गई, तो सिंपल सी बात है, कुछ एग्जांपल्स थे जो मैंने पिछले लेक्चर में कहा था कि एबिसिनियन वॉर हुआ था, रशिया जापान वॉर हुआ था। इसमें छोटी छोटी पावर्स जो है वो बड़े पावर्स को हरा देती है। और उसके बाद कराची क्रॉनिकल ने एक स्टेटमेंट बाकायदा छापा था कि इफ एन एशियन कैन डू, इंडिया कैन डू विथ द सेम ईज। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके इससे कुछ वक्त पहले 1893 में पार्लियामेंट फॉर वर्ल्ड रिलीजन शिकागो में होता है, जिसमें स्वामी विवेकानंद ने पार्टिसिपेट किया और उन्होंने एक नई जिंदगी दी, स्पेशली इंडिया के जो हिंदूज यूथ थे उन एक अ, अपने में एक कमतरी का एहसास था इनको। इस अंधेरे में विवेकानंद जो थे एक रोशनी की शमा बनकर आते हैं, जिन्होंने ये यकीन दिलाया, ये जज्बा पैदा किया कि हम भी अपने इसी कल्चर के साथ दुनिया को रूल कर सकते हैं, दुनिया को एक नया आईना दिखा सकते हैं। इस सिलसिले में अगर मौका मिला तो कल्चरल सीन जब एक क्लासेस करूंगा तो उसमें बात करूंगा कि एक्चुअली भी क्या किया था। इस वक्त यह था कि यूथ एक्साइटेड थे। अब ये यूथ बंगाल के सबसे ज्यादा इफेक्टेड, जो अफेक्शन में थे, या बॉम्बे के थे या पंजाब के थे, ये बोलना मुश्किल है कि विवेकानंद किसी एक रीजन के लिए लिमिटेड नहीं थे। इन्होंने ओवरऑल इंडियन यूथ को, स्पेशली जो हिंदूज ऑफ द इंडिया थे, उनको रिप्रेजेंट किया था। उनके लिए एक हिम्मत की बहुत बड़ी रोशनी। दूसरा एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन था जिसका नाम था आर्य समाज, 1875 में बॉम्बे में बना। उसने भी एक नई जुनून फूंक दिया था। हम लोग जो अब बात करेंगे वो 1876 को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, बेसिकली 1890s के पीरियड को डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि जब बात करते हैं कि रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज की शुरुआत कहाँ हुई, तो सबसे पहली शुरुआत 1876 में बॉम्बे में हुई थी, फर्स्ट यहीं पर। अब थोड़ा सा हम बॉम्बे चलते हैं, बॉम्बे से फिर लौट कर आगे आएंगे। ये जो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट से बॉम्बे में थी शुरुआत। बॉम्बे वाज अ प्रोविंस, काफी बड़ा प्रोविंस था उस वक्त 1876 77 में एक बहुत सिवियर फेमाइन आता है जिसमें लाखों लोगों की मौत हो जाती है। तो इसी पीरियड को अगर आप याद करें तो ये पीरियड एक्चुअली लॉर्ड लाइटन का था। कुछ लोग लिटन बोलते हैं, कुछ लाइटन बोलते हैं। लॉर्ड लाइटन का था। इस लॉर्ड लिटन ने इसी पीरियड में क्या किया था, एक दिल्ली दरबार लगवा दिया था। दिल्ली दरबार के बारे में पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ कि कब कब हुआ था, आप वहां देख सकते हैं उसको। दिल्ली दरबार लगाया था और इसमें उसने एक एम्प्रेस ऑफ हिंदुस्तान का टाइटल बेस्टो किया था, जो क्वीन ऑफ इंग्लैंड थी। इसमें काफी खर्च हुआ था। इसके अलावा एक अफगान वॉर की तरफ भी इसने अपना इनिशिएट किया था, जिस वक्त इंडिया में खासकर बॉम्बे में फेमाइन चला हुआ है, जहां पे इन लोगों की मदद करनी चाहिए। लॉर्ड लिटन ने अपने पैसे को इन फालतू की चीजों में बर्बाद किया, जिसके नतीजे में हुआ ऐसा कि एक शख्स था जिसका नाम था वासुदेव बलवंत फाड़के। वासुदेव बलवंत फाड़के, इसने बोला कि अंग्रेज जो है
यही इस कंट्री में अपशगुन की निशानी है। अगर ये नहीं होते तो शायद ये फेमिन नहीं होता, तो अंग्रेजों को हटाना ना हो। एक हिस्टोरियन है जिनका नाम है आरसी मजुमदार, आई होप आपने नाम भी सुना होगा। आरसी मजुमदार ने इन वासुदेव फाड़के को क्या कहा है? फादर ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म इन इंडिया। ऐसा क्यों? क्योंकि वासुदेव बलवंत फाड़के ने ये इरादा किया कि ये अंग्रेजों से बदला लेगा, उनके राजपाट को हटाएगा, यहाँ से इंडिया से भगाएगा, क्योंकि अपशगुन है इंडिया के लिए। अब इन्होंने क्या किया, जो लोकल लोग थे मवालीज, मवालीज का नाम आई होप आपने शिवाजी के साथ पढ़ा होगा। रोहिलाज, जो लोकल रोहिलाज थे, इन सब के साथ एक ग्रुप बनाया। इन रोहिला का चीफ का नाम था इस्माइल खान रोहिला। इसने इसकी मदद भी करी थी, बोला कि हम लोग प्रोवाइड करेंगे, आपको जो करना है कीजिए, हम आपके साथ हैं। इस्माइल खान रोहिला ने मदद की। सबसे बड़े एलाई का नाम यही था। इन्होंने, वासुदेव बलवंत राय फाड़के ने सबसे पहला पॉलिटिकल डिकॉयटी इंडिया में किया। फर्स्ट पॉलिटिकल डिकॉयट, मतलब अंग्रेजों का माल इन्होंने लूटा था, कई तरह से कई वक्तों तक लूटा। फाइनली 1879 आते आते ये अरेस्ट होते हैं, और 1880 आते आते इन्होंने 1883 में इन्होंने कैप्टिविटी में जहर खा लिया और उनकी डेथ हो जाती है। ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, और इसी चैप्टर के साथ जो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट बोलते हैं, या आर्म्ड रेवोल्यूशन वाला मूवमेंट अंग्रेजों के खिलाफ जो शुरू होता है, उसकी शुरुआत होती है। इसके बाद एक बहुत बड़ा क्राइसिस आता है बॉम्बे में। कोई बड़ा नाम उभर के नहीं आता है इस सिलसिले में, बट 1890s के पीरियड में एक नया हीरो उभरता है, बाल गंगाधर तिलक। ये नया हीरो, आपने लोगों ने एक ट्रायो के बारे में पढ़ा होगा, लाल बाल पाल, लाल बाल पाल। देखो, लाल जो था वो लाला लाजपत राय पंजाब, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र या बॉम्बे, एंड बिपिन चंद्र पाल, ठीक है, ये बंगाल। तो हम लोगों ने शुरू में पढ़ा ना, 3 जगहों पर एक्टिविटीज है। ये 3 नाम पुलिस से रिलेटेड दिए गए हैं, कुछ डायरेक्ट कुछ इनडायरेक्ट, लेकिन ये रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज के अगर ये जन्मदाता नहीं है एटलीस्ट, तो इन लोगों ने बहुत बड़ा प्रोमोटर इनको कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक ने इस रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी को रिवाइवल दिया था बॉम्बे प्रोविंस में। इन्होंने इस रिवाइवल को देने के चक्कर में जेल का भी सफर किया। 3 बार इनको जेल जाना पड़ा था। जो तीसरा बार ये जेल गए थे काफी फेमस था। वो दूसरे बार जो तीसरी बार वो जब वो जेल गए थे 1908 में, काफी फेमस था कि मैंडले जेल हो गए थे। अब देखिए, बाल गंगाधर तिलक क्या था, इन पे बार बार सेडिशन के चार्जेस लगते हैं। बाल गंगाधर तिलक 3 बार जेल जा चुके थे, तीनों बार उन पे सेडिशन के चार्जेस लगे। अपने अखबार के जरिए उन्होंने काफी कुछ क्रिटिसाइज किया था। तो अभी का टॉपिक नहीं, इसलिए उस पर डिस्कशन नहीं चल रहा। इन्होंने एक्चुअली क्या किया, देखिए 1890s में ब्रिटिश ने पॉलिटिकल गैदरिंग या मीटिंग्स पे बैन लगाना स्टार्ट कर। तो कारण क्या था, हम लोगों ने पिछले दिन पढ़ा था कि कांग्रेस को शुरू में तो काफी प्रमोशन मिला था, बाद में यही गवर्नमेंट कांग्रेस के खिलाफ खड़ी हो गई थी। तो महाराष्ट्र के इलाके में पॉलिटिकल मीटिंग्स बैन थी, ठीक है। अब पॉलिटिकल मीटिंग्स बैन है, तो ये रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज से मुलाकात कैसे की जाए। बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया, 1894 में एक फेस्टिवल स्टार्ट किया, जिसको हम लोग आज के नाम से जानते हैं गणेश फेस्टिवल, गणपति फेस्टिवल, गणपति फेस्टिवल। अब देखिए, पॉलिटिकल गैदरिंग बैन है ना, रिलीजियस तो है नहीं। तो ये रिलीजियस गैदरिंग के आड़ में बाल गंगाधर तिलक ने अपने पैम्फलेट और लिफलेट्स को बंटवाया, अपने बुक्स को बंटवाया। रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में जो इन्वॉल्व थे, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटिस्ट, उनको मिलने का एक रास्ता बनाया। जब ये सक्सेसफुल रहा, तो इन्होंने एक और इस तरह का इवेंट ऑर्गेनाइज किया, जिसका नाम रखा गया शिवाजी फेस्टिवल। ये दोनों फेस्टिवल का मकसद सिर्फ इतना था कि किसी तरह से रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को वापस रिवाइवल किया जाए, और इसका फायदा हुआ।
फायदा क्या हुआ 1897 में। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, इस पीरियड तक बाल गंगाधर तिलक हिंदू मुस्लिम में बिलीव नहीं करते थे, मतलब हिंदू अलग है मुस्लिम अलग है, तो मुस्लिम को ये बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे थे। बाद में ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करने लगते हैं, लेकिन उस वक्त तक ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी में नहीं थे। इनका मतलब पूरा था कि हिंदू जो है वो अलग है, मुस्लिम को वो अलग है। और मुस्लिम रूल को इन्होंने एक जो है गुलामी की तरह ट्रीट किया था कि मुस्लिम हम पर एक्चुअली में गुलाम बनाकर ट्रीट कर। इस वक्त इन्होंने क्या किया, इसी पीरियड में इन्होंने बार बार अफजल खान और इस तरह के जो शिवाजी और अफजल खान या उस वक्त जो बीजापुर एम्पायर थे, इन सब का मिसाल देना शुरू किया कि देखिए शिवाजी ने क्या किया, अपने मराठा साम्राज्य के लिए लड़ाई करी। और इसी 1897 में इनकी बातों से इंस्पायर होकर दो भाई, जिनको हम लोग पॉपुलरली बोलते हैं चापेकर ब्रदर्स, ये चापेकर ब्रदर्स में एक का नाम था बालकृष्ण हरि चापेकर, और एक है दामोदर हरि चापेकर। ये दोनों भाई मिलते हैं 1897 में, और इनको बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि अगर शिवाजी ने अफजल खान का मारा अपनी कंट्री को बचाने के लिए, अफजल खान का मर्डर किया और वो सही था, तो किसी अंग्रेज को मानना कोई गलत नहीं है। ये दोनों भाई किस पार्टी से बिलोंग करते थे, किस ऑर्गेनाइजेशन थे? इसका नाम था हिंदू धर्म सभा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीलिम्स में तो इम्पोर्टेंट नहीं है, मे भी कभी मेंस में पूछे तो अलग बात है, बट ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट अभी तक तो नहीं है। तो हिंदू धर्म सभा था, ये बाल गंगाधर तिलक से मुलाकात करते हैं और फाइनली उनकी बातों से इंस्पायर होकर इन्होंने ब्लैक कमीशन के दो मेंबर्स जो थे, PLAGUE ब्लैक कमीशन के दो मेंबर्स, एक का नाम था मिस्टर आयस्ट एंड दूसरे का नाम था मिस्टर रैंड, इसका मर्डर कर दिया, इनको असैसिनेट मर्डर कर दिया। नतीजा ये हुआ कि दोनों अरेस्ट हुए और अरेस्ट होने के बाद इनको फांसी की सजा हो जाती है। लेकिन इन लोगों ने एक तहलका मचा दिया था कि नहीं, हम भी कुछ कर सकते हैं। अब इससे इंस्पायर होकर दो ऑर्गेनाइजेशन और बनी, एक का नाम था बाला समाज और एक का नाम था आपका आर्य बंधव समाज। बाला समाज के फाउंडर का नाम था कृष्णराव हल्दीपक्कर, और इसका नाम था आर्य बंधव समाज का PS कनखोजे। कनखोजे अब देखिए, ये ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन थी, ये लोग ओपनली काम नहीं कर रहे थे, छिप छिप के काम कर रहे थे। बहरहाल इसी ऑर्गेनाइजेशन के वक्त एक और आदमी हीरो बनकर उभरता है। ये सब बॉम्बे में 1896-97 के पीरियड का है। 1899 में एक और 1899 में एक और हीरो उभर कर आता है बॉम्बे की जमीन पे, जिसका नाम था VD सावरकर। ना सावरकर एक कंट्रोवर्शियल फिगर है आज की डेट में कि उन्होंने माफी मांगा था और वगैरह वगैरह। ठीक है, हिस्ट्री ये कहता है कि उन्होंने माफी मांगा था, तो हिस्ट्री ये भी कहता है कि 1909 तक वो एक फ्रीडम फाइटर थे। हम सिर्फ वहीं तक पढ़ रहे हैं हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, जजमेंट की कोई जरूरत नहीं है, हम उस पर जजमेंट की बात नहीं कर रहे। 1909 तक वीडी सावरकर वाज अ रेवोल्यूशनरी, वो एक फ्रीडम फाइटर थे, हम बस वहीं तक पढ़ रहे हैं। 1899 में वीडी सावरकर ने बॉम्बे में क्या किया, एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया जिसका नाम रखा गया मित्र मेला। मित्र मेला कुछ नहीं था, जिस पैटर्न पे लाल बहादुर शास्त्री, सॉरी, जिस पैटर्न पे बाल गंगाधर तिलक अपनी एक्टिविटीज को बढ़ा रहे थे, उसी पैटर्न पे वीर सावरकर भी इस एक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं। 1904 में इटली में एक रेवोल्यूशन आया अंडर द लीडरशिप ऑफ मेजिनी। मेजिनी ने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था जिसका नाम रखा था यंग इटली। अकॉर्डिंगली 1909 में इसी का नाम बदलकर 1909 में इसी का नाम बदलकर
अभिनव भारत रख दिया गया। इसी को अदरवाइज आप बोलते हैं यंग इंडिया। और ये रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज विधि सावरकर इंडिया में चलाना है। लेकिन 1905 में क्या हुआ, इनको जाना पड़ा 1905-6 में इनको जाना पड़ा लंदन पढ़ने के लिए। एक्चुअली पढ़ना एक बहाना था। लंदन में उस वक्त श्याम जी किशन जी वर्मा इंडिया हाउस चला रहे थे, तो ये लंदन से कुछ एक्टिविटीज को प्रमोट करना था। पढ़ाई भी एक वजह थी इसमें, लेकिन असल मकसद था लंदन में वहां के जो रेवोल्यूशनरीज थे उनसे मुलाकात करनी। वहां पे कई सारे रेवोल्यूशन थे, मदन लाल ढींगरा थे, बाद में आकर हम लोग पढ़ेंगे कि और भी लाला लाला हरदयाल, ठीक है, सुहान सिंह भकना, ये सारे लोग, अजीत सिंह, सब वहां पे एक बार जाकर मतलब समझिए कि एक तरह का इंडियंस का वो एक हब था, वहीं मीटिंग होगी, वहीं पे सारी कॉन्फ्रेंस तय होती थी। और जब इंटरनेशनल रेवोल्यूशनरी सिस्टम एक्टिविटीज पढ़ेंगे तो वहां पे उसको डिटेल में करेंगे। अभी ये है कि इंडिया हाउस जाना था, वहां के रेवोल्यूशन से मिलकर काम को बढ़ाना था। और लंदन में क्या होता है, ये वहां से आर्म्स एंड रेवोल्यूशन भेजने लगते हैं। 1909 तक 1908 तक एक्चुअली श्याम जी किशन जी वर्मा ही इंडिया हाउस के इंचार्ज रहते हैं। इंडिया हाउस याद रखिएगा, लंदन में बना कब था, 1905 में। कौन बनाया था, श्याम जी किशन जी वर्मा। ये वही है जिनके साथ एक और लेडी काम करती थी, मैडम काम, ये काम करती थी। फिर ये वहां पहुंचेंगे तो बहुत डिटेल में। तो ये लंदन में जाके अपना काम करने लगा। लंदन में इत्तेफाक से ऐसा हुआ 1908 में मदन लाल ढींगरा इसने मर्डर कर दिया कर्जन वाइले का। कर्जन वाइले एक सिविल ऑफिसर था, कैक्सटन हॉल में मर्डर कर दिया सरेआम। अब इस मर्डर ने इंग्लैंड को हिला कर, उस वक्त इंडिया में भी कुछ चल रहा था, बट हम उसको कनेक्ट करते हैं इंडिया में, पहले लंदन में थे। अब ये मदन लाल ढींगरा की इस एक्टिविटी से श्याम जी किशन जी वर्मा अपने को बचाने के लिए, क्योंकि उनको रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को चलाना था, तो यहाँ से सीधा चले जाते हैं पेरिस, एलोंग विद मैडम कामा भी इनके साथ पेरिस चली जाती है। ये पेरिस से फिर ऑपरेट करना शुरू करते हैं। पेरिस ही क्यों, वो बाद में कभी समझेंगे, लेकिन ये लोग का दूसरा हाउस पेरिस ही बनता है। अब जब मदन लाल ढींगरा ने इसको मर्डर किया, तलाशी वाइड लेवल पे शुरू हुई, सारे जाके बैठे थे इंडिया हाउस में। इंडिया हाउस से रिलेटेड जितने भी लोग थे उन सबका अरेस्टेशन शुरू हो गया। इसी वक्त इंडिया में क्या हुआ, जब आ, ये आपका वीडी सावरकर लंदन गए, तो उन्होंने अपने अब जब लंदन हिल गया तो सारे लोगों का अरेस्ट होना शुरू हुआ। जब सारे लोग अरेस्ट हुए थे तो इसमें अरेस्ट हुआ बंदा वीडी सावरकर भी अरेस्ट हो गया। इसको इंडिया भेजा गया लंदन से। इंडिया में क्या चल रहा था, जब वीडी सावरकर इंडिया से लंदन गया बंदा, तो इसने अभिनव भारत का इंचार्ज बना दिया अपने भाई, जिसका नाम था जीडी सावरकर। अब ये सावरकर ये सारा काम यहाँ से संभाल रहा है। वीडी सावरकर वहां से आर्म्स एंड एमुनेशन जो भी चीजें भेज रहा है, ये यहाँ पे डील कर रहा है। वो ऐसा कि इसी ग्रुप में एक आदमी नाम था पीएम बापत। ये नाम याद रखिएगा, बाद में काम आएगा। पीएम बापत, इसको प्यार से लोग सेनापति बापत बोलते थे। ये बंदा चला जाता है पेरिस। आई होप कि अब समझ में आ गया होगा कि जब श्याम जी कृष्ण जी वहां पेरिस गया, ये लोग पेरिस गए, क्योंकि पेरिस में रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज ज्यादा चल रही थी रशिया के लिए, तो ये लोग वहीं से पेरिस में भी जाकर सीख रहा था। बॉम्बे के बाद बंगाल में भी जब पढ़ेंगे तो पेरिस में एक बार एक आदमी जाएगा यहाँ से। अब वीडी सावरकर गया, वहां अरेस्ट हो गया। या जेडी सावरकर के एक फॉलोअर का नाम था अनंत लक्ष्मण कानेरी। इसने क्या किया, नासिक के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का मर्डर कर दिया। नासिक के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसका नाम था मिस्टर जैक्सन, उसका मर्डर कर दिया।
अब देखिए जिस वक्त लंदन में ये सभी चीजें चल रही थी, उसी वक्त इंग्लैंड में भी ये एक मर्डर हो गया, और यहीं से शुरू होता है नासिक कॉन्स्पिरेसी केस। यहाँ जो चला था उसका नाम क्या था? नासिक कॉन्स्पिरेसी केस। कानडी को जेल हो जाती है, फांसी की सजा हो जाती है। सावरकर को काला पानी की सजा दे दी जाती है, उसका भाई बाहर ही रह जाता है क्योंकि उस पर कोई केस नहीं बन पाता है। और इसके बाद ये अभिनव भारत को डिसबैंड कर दिया जाता है। उसके बाद की जो हिस्ट्री है वो सावरकर ने माफी मांगी, वो सब अपने हिस्ट्री एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। बट सावरकर का जो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट था यहीं पे खत्म हो जाता है। नासिक कॉन्स्पिरेसी केस मतलब लास्ट केस, जिसमें सावरकर एज अ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज या एक फ्रीडम फाइटर के तौर पर स्टेज पर आते हैं। इसके बाद उनका फ्रीडम फाइट या इस तरह की किसी एक्टिविटी से कोई भी लेना देना नहीं रहता है। जेल में रहते हैं, जेल से निकलने के बाद वो अलग ही उनका एक एजेंडा रहता है, उसके तहत वो काम कर रहे होते हैं। ये सारी चीजें नहीं थी। और इसके साथ बॉम्बे का जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज वो खत्म। इस वक्त तक हम ऐसा समझ रहे हैं कि बॉम्बे के रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज बिल्कुल आइसोलेटेड चल रही है, बट रियलिटी ऐसी नहीं है, रियलिटी कुछ और है। थोड़ा सा आते हैं हम लोग बंगाल में। बंगाल में क्या होता है देखिए, बंगाल में 1902 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है जिसका नाम होता है अनुशीलन समिति। ये समिति कोई फ्रीडम फाइट के लिए नहीं रहती है। समिति का मेन मकसद होता है कि एक इट वाज अ काइंड ऑफ जिम्नेजियम। ठीक है, कि यहाँ पे यूथ आएंगे, इट वाज अ काइंड ऑफ जिम्नेजियम। यहाँ पे यूथ आएगा, अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा और यही सब काम करता रहेगा। इस जिम्नेजियम में कोई अंग्रेजों से लड़ना है, आजादी चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं थी। यूथ थोड़ा सा फिट रहे, इसी के चक्कर में अनुशीलन समिति का फाउंडेशन दिया गया था। इट वाज फाउंडेड बाय सतीश चंद्र बासु, एंड जब ये बना था तब इसके प्रेसिडेंट बने थे बैरिस्टर प्रमथनाथ मित्रा, पॉपुलरली नोन एज पी मित्रा। इसमें स्वामी विवेकानंद की जो एक एडॉप्टेड डॉटर थी, जिन्होंने खुद को स्पिरिचुअल डॉटर सिस्टर निवेदिता, उन्होंने भी इसमें अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाया था, यूथ को प्रमोट करना। अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम बदलता है थोड़ा सा जब 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल आता है। लेकिन पार्टीशन ऑफ बंगाल से पहले एक चीज और इंटरेस्टिंग होती है। इस वक्त एक हीरो रहता है जिसका नाम रहता है अरविंदो घोष। वो उस वक्त बड़ौदा में सर्विस दे रहे होते हैं वहां। इस सर्विस के दौरान जब ये ऑर्गेनाइजेशन यहाँ बनती है, उन्होंने अरविंदो घोष ने एक हीरो को भेजा जिसका नाम था, जिसको लोग पॉपुलरली बाघा जतिन बोलते हैं, बाघा जतिन। इनका असल नाम था जितेंद्र नाथ उपाध्याय। इनको भेजता है ताकि एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करे। अब ये सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन जो उस वक्त बनता है उसका नाम रहता है मानिक तला सीक्रेट सोसाइटी। ये अलग से काम कर रही थी और अनुशीलन समिति अलग से काम कर रही थी। 1904 में इन दोनों सोसाइटीज का मर्जर होता है और 1904 में मर्जर के बाद फाइनली जो अनुशीलन समिति बनती है, इसी को हम लोग हिस्ट्री में आगे जाकर पढ़ रहे होंगे, अनुशीलन समिति। इस समिति के प्रेसिडेंट है प्रमथनाथ मित्रा, वाइस प्रेसिडेंट है चित्ररंजन दास और अरविंदो घोष, और इसके ट्रेजरर होते हैं सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। ये अनुशीलन समिति अब अपने एक्टिविटीज को बढ़ा रही है। बट प्रॉब्लम क्या होती है कि 1905 में लॉर्ड कर्जन ने पार्टीशन ऑफ बंगाल को डिक्लेयर कर दिया। पार्टीशन ऑफ बंगाल डिक्लेयर कर दिया। अब ये पार्टीशन ऑफ बंगाल की वजह से जो यूथ होते हैं अनुशीलन समिति के, ये लोग एक्साइटेड हो जाते हैं कि हम इसके अगेंस्ट में काम करेंगे। अब इस वक्त कुछ नाम उभर कर आता है, वो नाम है भूपेंद्र नाथ दत्त और वीरेंद्र घोष। ये दो बड़े नाम उभर के आते हैं। वीरेंद्र घोष वाज द ब्रदर ऑफ अरविंदो घोष एंड विपेंद्र नाथ दत्त वाज द ब्रदर ऑफ नरेंद्र नाथ दत्त
जिनको हम लोग पॉपुलरली स्वामी विवेकानंद के नाम से जानते हैं। इन लोगों ने एक्साइटमेंट दिखाया और बोला कि हम इस पार्टीशन के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करेंगे। ये जिम करके बदन बनाए कोई फायदा नहीं है अगर अपनी कंट्री जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं हो सके। हम इस अंग्रेजों को यहाँ से हटा नहीं पाएंगे। बाद में इस ऑर्गेनाइजेशन को और बढ़ावा दिया गया। अनुशीलन समिति वॉज द मेन ऑर्गेनाइजेशन। इसी के ब्रांचेस बनाए गए। एक ब्रांच बना आपका ढाका में अनुशीलन समिति का, ठीक है। इसका एक ब्रांच बना ढाका में जिसके फाउंडर थे पुलिन बिहारी। इसके अलावा दो और ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई थी, सुहृद समिति और साधना समिति। ये दोनों चली थी बट ये बहुत नामी नहीं है, सब सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन थी, तो ये छिप के काम कर रहे थे। बट ये एक्टिविटी, ये जो ऑर्गेनाइजेशन जो पुलिन बिहारी के अंदर में चल रही थी अनुशीलन समिति की ढाका में, ये सबसे बड़ा कारण थी लॉर्ड कर्जन को ईस्ट बंगाल को अलग करने का, दैट इज पार्टीशन कराने का, क्योंकि ये लोग सेडिशियस एक्टिविटी में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व था। मैंने पिछले लेक्चर में ये कहा भी था कि इन लोगों के बारे में लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि अगर अभी नहीं रोका गया तो बाद में कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। इस तरह से चला। अब ये यूथ जो है इंटरनली कुछ एक्टिविटी करने के लिए रेडी था और वो एक्टिविटी के लिए प्रमोदनाथ मित्रा या बाकी जो ओल्ड एज पर्सन थे वो राजी नहीं होते। शुरू में इन्होंने क्या किया, 1905 में बीरेंद्र घोष और पुलिन बिहारी ने एक वीकली पब्लिश किया जिसका नाम था भवानी मंदिर। इसमें एक्चुअली मंदिर के नाम पे ही सबको अट्रैक्ट किया जा रहा था। हम लोगों ने पढ़ा था कि एक आनंद मठ वगैरह जैसा था, लेकिन क्या था ना कि दोनों जनरेशन का गैप था। तो इस जनरेशन को गैप मिटाने के लिए 1906 में एक प्रॉब्लम हुई जिसमें ये कहा गया कि हम पॉलिटिकल डकैती करेंगे, मतलब हथियार खरीदेंगे, हथियार के लिए हमको पैसा चाहिए और हम ब्रिटिश का सामान लूटेंगे, ब्रिटिश का माल लूटेंगे। जिसको प्रमोदनाथ मित्रा और सिस्टर निवेदा दोनों ने बोला कि नहीं ये सही तरीका नहीं। बट यूथ अपने में एक्साइटेड था, उन्होंने औरबिंदो घोष से कॉन्टेक्ट किया और उस वक्त औरबिंदो घोष ने उनको एक आइडिया दिया। उन्होंने बोला कि तुम जो एक युगांतर मैगजीन निकालते हो, क्यों ना इसी मैगजीन के नाम पे तुम्हारा एक अलग से दल बना लो विद इन द अनुशीलन समिति। नाम सबको अनुशीलन समिति रखना, लेकिन तुम लोग विद इन द समिति अलग से एक दल बन के काम करो। और यही युगांतर दल अब बंगाल के एक्टिविटीज में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। युगांतर दल जब बना तो इसमें वो जो दो नाम था उसके अलावा एक नाम और आपको मिलेगा, हेमचंद्र कुनांगू। हेमचंद्र कुनांगू। मेदिनीपुर में इनकी एक एंसेस्ट्रियल फैक्ट्री जमीन थी, प्रॉपर्टी थी, इन्होंने बेचकर ये भी बंदा कहाँ गया, ये गया पेरिस, ताकि वहां बम बनाने का तरीका से। आप आइए समझ गए होंगे कि बॉम्बे में भी एक आदमी गया था पेरिस बॉम्बे से, और ये भी गया, ये दोनों की मुलाकात हो जाती है वही पेरिस में। और इस तरह से बॉम्बे के रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज और बंगाल के रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज थ्रू सेनापति बापत एक कनेक्शन में आ जाते हैं। दोनों की एक्टिविटीज मिलजुल के करना करते हैं। 100% कनेक्शन नहीं रहती है, लेकिन फिर भी एक दूसरे के टच में जरूर रहते हैं। ये युगांतर दल पॉलिटिकल डकैतियां करना शुरू करती है। अब इस डकैती के बाद पार्टीशन हो चुका होता है, तो अब इनका टारगेट था बदलना। कुछ ऐसे नाम जो फेमस थे, एंड्रू फ्रेजर जो ईस्ट बंगाल के गवर्नर था बंदा, एक था बैम्फाइल्ड फुलर जो अपना बंगाल जो है इसका गवर्नर था, और तीसरा एक नाम था बहुत फेमस, डॉगलस किंग्सफोर्ड। एक के बाद एक इन लोगों पे मर्डर का अटेम्प्ट किया गया, लेकिन फॉर एनी रीजन एंड्रू फ्रेडर बच गया, बैम्फाइल्ड फुलर भी बच गया, और किंग्सफोर्ड डॉगलस जो है उसके एक्चुअली मुजफ्फरपुर में ट्रांसफर हो जाता है। he was the magistrate, presidency magistrate, he was the presidency magistrate। इसका ट्रांसफर हो जाता है मुजफ्फरपुर। अब ये युगांतर दल बोलती है कि हम इसको मुजफ्फरपुर में मानेंगे, और 1908 में एक कॉन्स्पिरेसी होती है जिसको लोग बोलते हैं मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी केस। इस केस में होता यह है कि दो लोगों को बिहार भेजा जाता है। एक का नाम था खुदीराम बोस और दूसरे का नाम था प्रफुल्ल चांद। ये दोनों को ये सब यंग एज रहते हैं, मतलब समझिए जब खुदीराम बोस को 1 साल के ट्रायल के बाद फांसी की सजा दी जाती है तो उस वक्त उसकी उम्र 18 साल 11 महीने, मतलब
यंग, जस्ट यंग थे। ये लोगों ने अपनी जान की परवाह नहीं की, सिर्फ मुल्क की परवाह की और अंग्रेजों से मुल्क को बचाना है, इसलिए ये मुजफ्फरपुर में जाते हैं किंग्सफोर्ड के बग्गी पे बम फेंकने के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली किंग्सफोर्ड की जगह पर मिस्टर केनेडी बोल के एक उसके पड़ोसी रहते हैं, उसकी बग्गी पे बम चला जाता है। आइडेंटिकल बग्गी थी। उसकी बीवी और बेटी की मौत हो जाती है। फाइनली प्रफुल्ला चाकी और खुदीराम बोस के पीछे पुलिस लग जाती है। प्रफुल्ला चाकी खुद को गोली मार लेता है मोकामा नाम के एक स्टेशन में। तो खुदीराम बोस को पकड़ लिया जाता है और इन पे ट्रायल चलता है, फिर इनको मौत की सजा सुना दी जाती है। लेकिन ये दोनों बंदा कहाँ से कनेक्टेड था? ये दोनों बंदा कनेक्टेड था युगांतर दल से। और युगांतर दल उस वक्त कहाँ था? उस वक्त था मुरारी पुकुर रोड, मानिक तला के पास। मुरारी रोड, ये उनका नया हेडक्वार्टर। ये हेडक्वार्टर एक्चुअली कुछ नहीं था, हाउस ऑफ औरोबिंदो घोष। और उस वक्त औरोबिंदो घोष कलकत्ता आ चुका था। क्यों? क्योंकि स्वदेशी मूवमेंट भी इसमें लॉन्च हो चुका था। तो औरोबिंदो घोष का उसमें बहुत बड़ा रोल था। अब ये औरोबिंदो घोष, वीरेंद्र घोष, भूपेंद्र दत्त, हेमचंद्र कानन गुह, ये सारे लोग वहां उस घर में अवेलेबल थे। मॉर्निंग में पुलिस ने रेड मारा और रेड मार के इन सबको अरेस्ट किया और यहाँ पे फिर से एक कॉन्स्पिरेसी केस चली, जिसको हम लोग बोलते हैं अलीपुर बॉम्ब केस या कॉन्स्पिरेसी केस। दोनों एक ही है, कहीं पे बॉम्ब केस बोलता है, कहीं पे कॉन्स्पिरेसी केस बोलता है। अब इस औरबिंदो घोष को डिफेंड किसने किया इस केस में? इसमें डिफेंड किया CR दास ने। इन्होंने डिफेंड किया। बाकी लोगों को तो नहीं बचा पाया, लेकिन औरबिंदो घोष को बचा लिया गया। औरबिंदो घोष को एक्साइल किया गया। औरबिंदो घोष ने यहाँ से फाइनली संन्यास ले लिया और ये पौंडीचेरी जाकर अपना एक स्पिरिचुअल लाइफ एंजॉय करने लगे। पॉलिटिकल लाइफ को छोड़ दिया। ये खात्मा था अरविंदो घोष के पॉलिटिकल जर्नी का। ये खात्मा था युगांतर दल के पॉलिटिकल जर्नी का। प्रैक्टिकली युगांतर दल को बैन कर दिया गया वहां पर। उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था कि एक अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस के दौरान एक आदमी था जिसका नाम था, एक केस हुआ था जिसका केस का नाम था औरबिंदो घोष वर्सेस द एम्परर। ये वो केस था जिसमें, जो एक्चुअली अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस का ऑफिशियल नेम यही था। इसमें जब लोग अलीपुर जेल में बंद थे तो उस वक्त उसमें एक नाम था जिसका नाम था नारायण गोसेन। ये क्या बन जाता है? विटनेस बन जाता है गवर्नमेंट का। और विटनेस बनकर सारी राज की बात बताया जाता है। इस विटनेस को दो लोगों ने मर्डर कर दिया। एक का नाम था कन्हैयालाल दत्त और दूसरे का नाम था सत्यन बोस। इन दोनों ने जेल के अंदर ही इस नारायण गोसेन को मर्डर कर। इन दोनों को फांसी की सजा हो गई और अरविंदो घोष बच के, बाकी जो मैंने कहा वैसे ही था। लेकिन इन लोगों की एक्टिविटीज को रोकने के लिए उस वक्त जो कमांडर इन चीफ थे उसने कहा कि नहीं, अब अनुशीलन समिति को बंद कर देना चाहिए। युगांतर दल तो एक सब कमेटी थी या सब विंग था अनुशीलन समिति का। अनुशीलन समिति को बैन कर दिया है। अनुशीलन समिति जरूर बैन हो गई, लेकिन जो युगांतर दल की जो सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे थे वो लोग गाहे बगाहे अटैक कर रहे थे। इवन 1909 में बंद होने के बाद भी दो लोग का नाम बता रहा हूँ आपको। शमसुल आलम, शमसुल आलम वाज द TSP, और एक नाम था आपका आशुतोष विश्वास। ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे। इन दोनों को हाई कोर्ट के सामने मार दिया गया। कलकत्ता हाई कोर्ट के सामने में गोली मार दी गई। ऐसा नहीं था कि युगांतर दल बिल्कुल ही साइलेंट हो गया था, लेकिन हाँ बहुत हद तक ये लोग साइलेंट हो गए थे क्योंकि इनके बड़े बड़े लीडर्स जो थे वो अब इनके साथ नहीं थे, या तो जेल में थे या फिर संन्यास ले चुके थे। आहिस्ता आहिस्ता ये एक्टिविटी ना की तरफ बढ़ जाती है, ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। और इसी के साथ पहला फेज ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज इन बंगाल वो भी खत्म हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए, जो तीसरा सेक्शन था वो था पंजाब। 1904 में मिस्टर JM चैटर्जी, ठीक है, इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम रखा भारत माता सोसाइटी। ये भारत माता सोसाइटी का सिर्फ मकसद ये था कि इसमें जितना ज्यादा से ज्यादा यूथ हो उसको इन्वॉल्व कराया जाए फॉर द सेक ऑफ फ्रीडम ऑफ द कंट्री फ्रॉम द ब्रिटिश ऑपरेशन। तो ये लोग अपने इस ऑर्गेनाइजेशन को शिफ्ट करता है, भारत माता ऑर्गेनाइजेशन को, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज के पास, इस उम्मीद में कि यहाँ जो यूथ है ये लोग इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करेगा। और ऐसा ही होता है। और यहाँ पर कुछ लोग निकल के आते हैं, सूफी अम्बा प्रसाद।
लाला हरदयाल, अजीत सिंह, ये सारे लोग इसी कॉलेज की धनी, ये लोग सारे लोग भारत माता सोसाइटी को ज्वाइन कर लेते हैं। इसमें एक और नाम और भी है, लाला हरदयाल, बट वो कांग्रेस से जुड़े रहते हैं। वो डायरेक्टली कभी भी इनके साथ ओपनली नहीं नजर आते हैं, इनडायरेक्टली पूरा सपोर्ट रहता है उनका। और इसी तरह से लाल बाल पाल का ट्रायल जो है हम पढ़ते हैं यहाँ, इनका कुछ न कुछ इन्वॉल्व रहा था। अब ये क्या हुआ, इन लोगों ने झामोला नदी के किनारे एक कसम खाई कि हम कंट्री को आजाद करवाएंगे, इसके लिए वो कुछ भी करना पड़े। अजीत सिंह ने एक अखबार निकाला था जिसका नाम था अंजुमन मुहिब्बाने वतन। कि वतन से मोहब्बत करने वाले लोगों का एक ऑर्गेनाइजेशन। एक और था अजीत सिंह के साथ सूफी अंबा प्रसाद, इन्होंने एक वीकली निकाला था जिसका नाम था जंगे सियाल। एक और था भारत माता पे। अब क्या होता है कि एक ट्रेजेडी होती है कि लाला लाजपत राय और अजीत सिंह, इन दोनों को हो जाती है जेल। ये जेल इनको होती है कहाँ के लिए, मेंडले की। मेंडले जेल वही है जहां पर थोड़ी दिन के बाद लाला लाजपत राय के साथ बाल गंगाधर तिलक की मुलाकात हुई। अब इसी जगह पर लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक में एक्सचेंज ऑफ आइडियोलॉजी होती है। और इस जेल से आने के बाद बाल गंगाधर तिलक जो है उसका थोड़ा सा स्टैंडर्ड हिंदू मुस्लिम की तरफ चेंज होता है। उन्होंने माना कि यूनिटी के बगैर इस कंट्री को आजाद कराना मुमकिन नहीं है। तो एक लीडरशिप यहाँ क्राइसिस हो गया। लाला लाजपत राय के बाद जो लीडरशिप थी वो थी आपके पास लाला हरदयाल के पास आई। लाला हरदयाल के पास, अब लाला हरदयाल को इंडिया छोड़ना पड़ा। लाला हरदयाल छोड़ के चले जाते हैं 1913 में, आपने पढ़ा होगा सैन फ्रांसिस्को में एक गदर पार्टी बन जाती है। ये बाहर में चले जाते हैं कि यहाँ पे पुलिस एक्टिविटी इतनी ज्यादा होती है कि यहाँ से बचने के लिए बाहर जाते हैं कि हम फॉरेन से इन एक्टिविटीज को सपोर्ट लेंगे, फॉरेन सपोर्ट लेने के, जो बाद में रेवोल्यूशनरीज इंडियंस बचे हुए हैं, बैठे हुए हैं, उन सबसे कुछ न कुछ हम सपोर्ट लेंगे। और गदर पार्टी का फाउंडेशन भी किया जाता है, वो खैर दूसरा फेज में है, तो अभी उस पर हम लोग डिटेल नहीं पढ़ा। अब प्रॉब्लम ये रही कि इस ऑर्गेनाइजेशन का लीडरशिप किसके हाथ में आएगा, तो फिर से ये लीडरशिप जे.एम. चटर्जी के हाथ में वापस चला आता है। बट प्रॉब्लम ये होती है कि ये तो 1911 में भाई इंडिया छोड़ दिया, 1930 में फॉर्मेशन कर दिया। जे.एम. चटर्जी को भी 1912 आते आते 11-12 आते आते एंड में जाना पड़ता है लंदन। लंदन क्यों जाना पड़ता है, इनका लॉ का एग्जाम था, तो ये लॉ का एग्जाम देने लंदन चले जाते हैं। अब प्रॉब्लम ये रही कि इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाएगा कौन, तो इसमें न्यू लीडरशिप जो आता है वो आता है लाला दीनानाथ के यहाँ। लाला दीनानाथ को यही जे.एम. चटर्जी एक आदमी से मिला था जिसका नाम था रास बिहारी बोस, हीरो ऑफ बॉम्बिंग इन इंडिया। रास बिहारी बोस के एंट्री के बाद पूरा एक्टिविटी बदल जाता है। खैर ये दूसरा फेज है, तो आज हम उस पर बात नहीं करेंगे। रास बिहारी बोस एक नया फेज ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी इंडिया में स्टार्ट करते हैं। बट इस एक्टिविटीज को आज चूंकि हमारा वो टॉपिक नहीं है, वो हम लोग फिर कभी पढ़ेंगे। इस एक्टिविटी के राजबिहारी के मेन एक्टिविटी के स्टार्ट में थोड़ा पहले तक बहुत बड़ा क्राइसिस आ जाता है कि पंजाब में कोई लीडरशिप नहीं रहती है, ठीक है। और 1910 आते आते अल्टीमेटली पंजाब में जो क्राइसिस शुरू होती है वो 1911 तक ऑलमोस्ट सारा कुछ दिख जाता है कि अब ये जो एक्टिविटीज चल रही थी बॉम्बे, पंजाब और बंगाल में, इनका अल्टीमेटली एक छोटा सा हॉल्ट लग जाता है। दूसरा फेज शुरू होगा राज बिहारी बोस के साथ, जिसमें रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज एक अलग लेवल पे जाएगा। फिर वो आज का टॉपिक नहीं है, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में या फिर कभी मौका मिला तो उस पर बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा स्वदेशी एंड भगत मूवमेंट में। उसके बाद अकॉर्डिंगली जो भी एक्टिविटीज हुई हम लोग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए अब मैं मिला नहीं रहा हूँ चीजों को। अगर क्रोनोलॉजिकल नहीं था तो मैं आज ही राज बिहारी बोस के बारे में बता देता। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा स्वदेशी एंड भगत मूवमेंट। थैंक यू वेरी मच।